हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। इसे काई से डिनोट करते हैं। इसको जो है हम लोग काई बोलते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। चूंकि ये क्या है ना, रेशियो है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, अतः इट इज डिनोटेड बाय काई। और इसको हम लोग जो है काई से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मोलंस अवयवों के मोल तथा बिलियन के कुल मोलों का अनुपात होता है। एक बार रिपीट कर रहा है, मोलंस अवयवों का मोल तथा बिलियन के कुल मोलों का अनुपात होता है। एक मात्रक रहित इकाई होता है और इसे काई से सूचित किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए Na जो है वह मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। बिले का मोल क्या बोलेंगे इसको? बिले का मोल है ना। चलिए Nb, तो Nb हो गया विलायक। मान लिया है, तो जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि विलयन जो होता है विलय और विलायक के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलय का मोल प्लस विलायक का मोल को जोड़ देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा विलयन का मोल। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसके फॉर्मूला को निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय का मोल अंश बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। विलय का मोल बटा विलयन का मोल। तो विलय के मोल को हमने माना हुआ है Na, तो हमने यहाँ पर रख दिया Na। और विलयन का मोल चूंकि Na प्लस Nb, तो हमने कर दिया Na प्लस Nb। और मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं, और ये जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का है, इसीलिए हमने लिख दिया काई सॉल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग सॉल्वेंट के लिए भी लिख सकते हैं। तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सॉल्यूट का हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने मोल भी रखा है सॉल्यूट का, ठीक है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल रहा है, तो मोल्स किसका रखेंगे? सॉल्वेंट का ही रखेंगे, और टोटल मोल्स को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये Na बाई Na प्लस Nb, राइट। तो अब यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग, ये अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का निकाले तो क्या करेंगे, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो आइए यहाँ पर ट्राई करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जिस हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन का निकालना है, राइट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पर देखते हैं, ये इधर जुड़ जाएगा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में ऐड करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb इज इक्वल टू, ये सॉरी प्लस, ये आपका आ गया Nb बाई Na प्लस Nb। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा Na प्लस Nb, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है। यह आ गया आपका Na प्लस Nb, ये दोनों सेम है, कट के हो जाएगा 1। तो हम एक चीज यहाँ पे रिजल्ट एक निकाल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ऐड करने पर आया
वन, वैल्यू आ गया आपका 1। तो एक चीज यहाँ पर रिजल्ट निकलता है, आप नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, या हम ऐसे बोल सकते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। बोल सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल components in a solution is always equal to 1, हमेशा जो है 1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट लिया हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आप 2 से ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन कितना भी कंपोनेंट रखो उसके जो मोल फ्रैक्शन है सबका जोड़ सम जो है हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, कह रहे कि किसी विलयन के सभी अवयवों के मोल अंश का योगफल हमेशा 1 होता है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, इसको लिख सकते हो कि किसी विलयन में सभी अवयवों का मोल अंश का योगफल हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जिसे आके हमने लिखा हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमको पता है तो दूसरे का निकालना है, बहुत सिंपल सा है। इसको इधर भेज देते हैं या इसको इधर भेज देते हैं। जैसे हमको मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना, तो इसको इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा ये 1 माइनस ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगा। देख सकते हैं, हमेशा 1 से कम आएगा। तो यहाँ पर दूसरा नोट हम लोग बोल सकते हैं, नोट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ each component in a solution is always less than 1। कह रहा है किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का मोल अंश हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का मोल अंश हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल अंश पता है तो दूसरे का आसानी से निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इस पर क्वेश्चन देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, इन
a solution containing 20% ethylene glycol बाय मास। बहुत सिंपल सा चीज है, आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहले से जानते हैं बाय मास है ना, 20% बाय मास है। तो बाय मास के बारे में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे क्या, एक बिलियन में 20% द्रव्यमान के रूप में इथिलीन ग्लाइकॉल घुला हुआ है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलंश ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर गिवन है 20% बाय मास, सोल्यूशन ऑफ 20% इथिलीन ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल है बाय मास। इसका अर्थ ये होता है, यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल है और वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, बाय मास के रूप में तो ग्राम होगा, है ना, द्रव्यमान होगा, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 20% इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकॉल जो कि सॉलिड के रूप में है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 यहाँ पे दिया हुआ है 20% बाय मास। तो बाय मास का अर्थ होता है द्रव्यमान है, ग्राम में होगा, मतलब ये होगा कि 20 ग्राम जो है वह इथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, तो इसका पहले क्या करते हैं ना, हम लोग मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हुआ ये जो कि Na माने हुए थे हम लोग। तो मोल क्या होता है, मोल्स बराबर हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तो गिवन मास कितना है, 20 है ना, और मोलर मास निकाल लेते हैं इसका इथिलीन ग्लाइकॉल का, तो ये C2H6O2 है, तो कार्बन का मास 12 इंटू 2 है ना, 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का वन होता है 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 2 32, तो ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस 16 गुना 32, ये हो गया आपका 362 हो गया। ठीक है, 62 हो गया, है ना। चलिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा चीज है मोल्स ऑफ, अब यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका, है ना, वाटर जो है, तो वाटर आपका हो जाएगा कितना, 80% बाय मास, है ना। तो ये 80% का मतलब क्या हुआ कि 80 ग्राम जो है वह वाटर है, तो इसके लिए हम लोग मोल से निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका मोल हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, जिसको हमने Nb मान लिया, है ना। तो इसका भी हो जाएगा मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या है, 80 है, और वाटर का मोलर मास 18 होता है। ठीक है ना, निकाल सकते हैं, 18 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, है ना, ये 18 हो गया। ऊपर तो ये हमको निकालना है इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला लिख दे रहा है C2H6O2। तो इथिलीन चूंकि सॉल्यूट है, तो Na क्या लिखेंगे, Na बाई Na प्लस
NB, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, हटा के। इसका आएगा 0.322, है ना, और जो है 4.76 आएगा, 4.766 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं इसका Na, तो Na आपका 0.322, है ना, डिवाइडेड बाई 0.322 प्लस 4.766, 0.322 डिवाइडेड बाई, यह आ गया 8, है ना, और 7305, 5 पॉइंट आ गया इतना। ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 322 बाई, ठीक है। सॉरी इसको जो है ठीक है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.068, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए हम लोग इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का ppm, पार्ट्स पर बिलियन। नोट कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन का लास्ट टॉपिक है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन जो होता है 10⁶, मतलब 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm, ठीक है। 10⁶ भाग बिलियन में उपस्थित अवयवों की मात्रा को ppm कहा जाता है, ठीक है। बिलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित अवयवों के मात्रा को ppm कहा जाता है, ठीक है। इसका जनरली जो है हम लोग यूज जो है पॉल्यूशन को मेजर करने में करते हैं। जैसे कह रहे कि पॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर इज रिप्रेजेंटेड इन ppm। कह रहा है वायुमंडल में गैसों के प्रदूषण को ppm में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। वायुमंडल में गैसों के प्रदूषण को ppm में व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन दिल्ली इज 10 ppm, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, कह रहा है कि दिल्ली में जो है, दिल्ली में SO2 का 10 ppm है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि दिस शोज दैट 10 cc मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, या इसको हम लोग mm में बोल सकते हैं। तो कह रहे कि दिस शोज दैट 10 cc ऑफ SO2 प्रेजेंट इन 10⁶ cc ऑफ एयर, है ना। 10⁶ cc हवा में, है ना, SO2 10 cc उपस्थित है, ठीक है। कंसंट्रेशन इन ppm, मतलब कि ppm में जो है कंसंट्रेशन होता है पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है सॉल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है।
सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो कह रहे कि पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग टोटल सॉल्यूशन बोल सकते हैं इंटू 10⁶, ठीक है। कह रहा है कि पीपीएम में सांद्रता, इसको बोलेंगे पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है अवयवों की मात्रा और बटा बिलियन की मात्रा गुना 10⁶, ठीक है। ये हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन पीपीएम। कह रहा है 10 लीटर बिलियन में 8 ग्राम विलेय उपस्थित है, तो इसकी सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। सॉल्यूट है 8 ग्राम, है ना, और आपका सॉल्यूशन है 10 लीटर, राइट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन सॉल्यूट इज इक्वल टू 8 ग्राम और सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन 10 लीटर है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम। तो हमने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट जिसका निकालना हो, तो सॉल्यूट का हमको निकालना है, तो पार्ट्स ऑफ क्या हो जाएगा 8 ग्राम है, तो 8 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन आपका है 10 और गुना हो जाएगा 10⁶। इसको डिजॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, ये लीटर में है ना, इसको एमएल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेम क्वांटिटी होना चाहिए, ये यूनिट होना चाहिए। ये आपको एम के ऐसा यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, तो इसको भी सीजीएस में चेंज कर लेते हैं, मतलब एमएल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000, 4 को 0 है, तो ये कट जाएगा, 2 को 0 बच जाएगा, गुना कीजिएगा इसको, ये हो जाएगा 800 सर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे बनेंगे, है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ा बिलियन के सांद्रता के मापने की क्या क्या विधि है। उसमें हमने पढ़ा कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, अगला था मास परसेंट, नेक्स्ट था आपको वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद था आपको ग्राम मास वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद हम लोग पढ़े थे मोलारिटी, अगला पढ़े थे मोलालिटी, उसके बाद था नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, और ये है आपका पीपीएम। तो आज हम लोगों ने ये देखा क्या कि बिलियन की सांद्रता क्या होती है, उसके क्या क्या मतलब कंसंट्रेशन के क्या क्या मेथड है मापने का, है ना। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने देखा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को किए, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आधार, इस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे एनसीईआरटी का, है ना। और भी टेक्स्ट बुक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आज, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।